हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल मेडिक टॉक्स पे। अभी हमारी नर्वस सिस्टम की सीरीज चल रही है और उसका आज थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने नर्वस सिस्टम का जनरल रिव्यू किया था और उसके बाद न्यूरॉन और क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। तो नर्व फाइबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है कि जिसकी वजह से वो इंपल्स को कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, समेशन, एडाप्टेशन, इनफटिगेबिलिटी एंड ऑल और नन लॉ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू रिस्पॉन्ड। टिश्यू की रिस्पॉन्ड या इरिटेट होने की जो क्षमता है किसी भी स्टिमुलस के सामने, उसको कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। जब भी हम कोई स्टिमुलस अप्लाई करते हैं तब टिश्यू में सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होता है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। तो ये स्टिमुलस कौन कौन से टाइप के होते हैं? मैकेनिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, थर्मल हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। एक्साइटेबिलिटी को समझने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे एक्साइटेबिलिटी कर्व, कि जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के अगेंस्ट ड्यूरेशन को प्लॉट करते हैं। इसके तीन मेन फीचर है। सबसे पहला है रियोबेस या मिनिमम स्ट्रेंथ या थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ। तो रियोबेस क्या है? रियोबेस इज मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस टू एक्साइट द टिश्यू। टिश्यू को एक्साइट करने के लिए स्टिमुलस का जो मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए उसको कहते हैं रियोबेस। इसके बाद आता है यूटिलाइजेशन टाइम। तो टिश्यू को एक्साइट होने के लिए कम से कम जो टाइम लगता है उस टाइम को कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोनेक्सी, क्योंकि क्रोनेक्सी जो है कोई भी टिश्यू का एक्साइटेबिलिटी का लेवल कितना है वो डिसाइड करता है। तो क्या है ये क्रोनेक्सी? तो क्रोनेक्सी इज मिनिमम टाइम required by stimulus with double the rheobasic strength, यानी कि रियोबेसिक स्ट्रेंथ की डबल स्ट्रेंथ करने पर जो टाइम लगता है टिश्यू को एक्साइट होने में, उसको कहते हैं क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी जितनी कम होगी उतनी एक्साइटेबिलिटी ज्यादा होगी, और क्रोनेक्सी जितनी ज्यादा होगी उतनी एक्साइटेबिलिटी कम होगी। तो जब भी नर्व फाइबर के डिजीज होते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये क्रोनेक्सी होता है। नर्व फाइबर में स्टिमुलस की स्ट्रेंथ के अनुसार दो टाइप के रिस्पांस देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से है ये रिस्पांस? एक तो है एक्शन पोटेंशियल और नर्व पोटेंशियल, और दूसरा है इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल। तो जब भी थ्रेशोल्ड या उसके ऊपर की स्ट्रेंथ से हम नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे तब हमको ये एक्शन पोटेंशियल मिलेगा, और जब सबलिमिनल स्ट्रेंथ यानी थ्रेशोल्ड से कम स्ट्रेंथ से हम नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करेंगे तब ये इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल मिलेगा। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? तो एक्शन पोटेंशियल के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो है लेटेंट पीरियड, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से ही इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो सकता है। तो अब हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल का कर्व। तो इस कर्व में हम एम्पलीट्यूड के अगेंस्ट टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो नर्व फाइबर होता है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑलमोस्ट
-70 मिलीवोल्ट जितना होता है। जब भी हम उसको स्टिमुलस देते हैं तब उसमें चेंज होता है। तो इस ग्राफ में सबसे पहले जब हम स्टिमुलस देते हैं, अप्लाई करते हैं, तब एक आर्टिफैक्ट दिखाई देता है। इस आर्टिफैक्ट को कहते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। ये इस वजह से होता है क्योंकि स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के बीच में करंट थोड़ा लीकेज होता है, इसकी वजह से स्टिमुलस आर्टिफैक्ट मिलता है। स्टिमुलस आर्टिफैक्ट के बाद आता है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड में नर्व फाइबर में कोई प्रकार का चेंज नहीं होता। उसके बाद नर्व फाइबर डीपोलराइज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि नर्व फाइबर को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तब उसके जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो वन आफ्टर अनदर ओपन होते हैं। तो जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तो स्लोली सोडियम चैनल्स ओपन होगी और सोडियम बाहर से नर्व फाइबर में एंटर करेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अंदर आएगा। तो उसकी वजह से सबसे पहले धीरे धीरे सोडियम आयन अंदर आते हैं, उसके बाद ये चैनल्स थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो हमको ग्राफ में फायरिंग लेवल देखने को मिलता है। ये फायरिंग लेवल -55 मिलीवोल्ट के करीब हमको देखने को मिलता है। अभी सोडियम का इन्फ्लक्स है वो फास्ट हो रहा है, इसलिए डीपोलराइजेशन भी फास्ट होगा और हमको ओवरशूट मिलेगा, यानी 0 वोल्टेज से ऊपर भी ये ग्राफ चला जाएगा। डीपोलराइजेशन +35 मिलीवोल्ट पे एंड होगा और उसके बाद पोटेशियम चैनल्स ओपन होगी। पोटेशियम चैनल्स ओपन होगी तो पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाएंगे नर्व फाइबर में से, और उसकी वजह से जो बैलेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच, उसकी वजह से ये रीपोलराइजेशन होगा। साथ ही साथ सोडियम चैनल्स बंद होगी, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे, इसकी वजह से भी ये रीपोलराइजेशन होगा। कर्व में हम देखते हैं कि ये थोड़ा हाइपर रीपोलराइजेशन हो रहा है। उसकी वजह है ये है कि ज्यादा मात्रा में पोटेशियम आयन नर्व फाइबर के बाहर जाते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक थे, लेटेंट पीरियड, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल होता है वो प्रोपेगेटेड होता है और वो ऑल और नन लॉ को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल। जब थ्रेशोल्ड लेवल से कम लेवल की स्ट्रेंथ दे, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ हो, तब ये लोकल पोटेंशियल मिलता है। ये जो पोटेंशियल है वो नॉन प्रोपेगेटेड है, यानी ये लोकली ही चेंज करेगा, लेकिन ये आगे की कोई भी टिश्यू में ये चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रोटोनिक पोटेंशियल है वो ऑल और नन लॉ को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, और ये एक ग्रेडेड काइंड का पोटेंशियल है। कंडक्टिविटी ऑफ नर्व फाइबर। तो कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट एन इंपल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू द अदर एरियाज। यानी एक जगह पे जहां पे स्टिमुलेशन हुआ है वहां से इंपल्स को टिश्यू की दूसरी जगह पे पहुंचाना, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। अभी जो एक्शन पोटेंशियल है वो नर्व फाइबर में एज एन इंपल्स आगे बढ़ता है, और ह्यूमन बॉडी में ये जो इंपल्स है वो कोई भी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। एक्सपेरिमेंट में ही हम कोई भी डायरेक्शन में, यानी 2 डायरेक्शन हो तो उसमें हम इंपल्स को ट्रैवल करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होता। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन मायलिनेटेड नर्व फाइबर में। तो नॉन मायलिनेटेड नर्व फाइबर में जिस जगह पे स्टिमुलेशन होता है वहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये एक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे दूसरी जगहों पे आगे बढ़ता है।
कंपैरेटिवली ये स्लो होता है। अब हम देखेंगे मायलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मायलिनेटेड नर्व फाइबर में जो नर्व फाइबर होता है उस पे एक सीध होती है जिसको हम कहते हैं मायलिन सीध। ये जो मायलिन सीध है उसकी इंसुलेशन कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, यानी कि ये जो मायलिन सीध है वो आयंस के लिए, सोडियम और पोटेशियम जैसे आयंस के लिए नॉन परमिसिबल एक बैरियर बनाती है। अब जब भी मायलिनेटेड नर्व फाइबर में स्टिम्युलेशन करेंगे तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब मायलिन सीध है वो आयंस को एंटर नहीं होने देती, तो इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो मायलिन सीध पे आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे नोड ऑफ रेन्यूअर पे देखने को मिलता है। वैसे ही जब मायलिन सीध बीच में आ जाएगी तब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहां नहीं दिखेगी, लेकिन जहां पे नोड ऑफ रेन्यूअर है कि जहां मायलिन सीध एब्सेंट है वहां ही ये एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो देखने जाए तो ये एक्शन पोटेंशियल यहां से जंप होके नोड ऑफ रेन्यूअर पे जाएगा, यहां से जंप होके दूसरे नोड ऑफ रेन्यूअर पे और यहां से जंप होके यहां जाएगा। इस टाइप के कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ये जो साल्टेटरी कंडक्शन है वो नॉर्मल कंडक्शन से 50 टाइम्स फास्टर होता है। और ये जो मायलिन सीध है वो ऐसा इंसुलेशन करती है कि कोई भी इंपल्स आजू बाजू के जो टिश्यू होते हैं वहां पे नहीं जाते, यानी करंट भी लीक नहीं होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड। So refractory period is the period during which nerve fiber does not show any response if at all it is stimulated। यानी ये वो पीरियड है कि जिस पीरियड में अगर हम नर्व फाइबर को स्टिमुलेट भी करेंगे तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। रिफ्रैक्टरी पीरियड के दो टाइप्स हैं और वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर नर्व फाइबर है और उस टाइम पे अगर हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जब हम एक्साइटेबिलिटी कर्व हमने जो देखा था उसमें फायरिंग लेवर से लेके 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन तक ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये वो पीरियड है कि जब नर्व फाइबर को अगर स्टिमुलेट करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करती है। तो जो हमने एक्साइटेबिलिटी कर्व देखा था उसमें रिपोलराइजेशन का बाकी का जो फेज है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ नर्व फाइबर। समेशन ऑफ स्टिमुलस। जब भी हम नर्व फाइबर को सबलिमिनल या फिर सब मिनिमल स्ट्रेंथ से स्टिमुलस देते हैं तब वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि ये जो सबलिमिनल या सब मिनिमल स्ट्रेंथ है वो थ्रेशोल्ड लेवल से कम होता है, वीक होता है, तो वो नर्व फाइबर को स्टिमुलेट नहीं कर पाता, यानी उसमें रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाता। अगर इसी स्टिमुलस को हम 0.5 सेकंड पे रिपीट करते रहे तो सारे स्टिमुलस जो है वो समडअप हो जाएंगे और नर्व फाइबर है
वो स्टिम्युलेट होगी और रिस्पॉन्ड करेंगी। इसके बाद आता है एडेप्टेबिलिटी। अगर हम किसी नर्व फाइबर को कंटिन्यूअसली स्टिम्युलेट देते रहे, स्टिम्युलेट करते रहे, तो पहले वो हाइपर एक्साइट हो जाएगी, ज्यादा एक्साइट हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जो एक्साइटेबिलिटी का लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा और एक लेवल पे नर्व फाइबर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडेप्टेबिलिटी या फिर एकोमोडेशन। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम कंटिन्यूअसली स्टिम्युलेशन देते हैं तो नर्व फाइबर में कंटिन्यूअसली डीपोलराइजेशन होता है और इसकी वजह से जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और पोटेशियम का ही फ्लक्स बढ़ जाता है, तो नर्व फाइबर उससे अडैप्ट हो जाती है। इसके बाद है इनफटिगेबिलिटी। नर्व फाइबर्स को चाहे कितना भी स्टिम्युलेट कर दो ह्यूमन बॉडी में, फिर भी वो फटीग्ड नहीं होती है। इसको कहते हैं इनफटिगेबिलिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो नर्व फाइबर है वो एक ही डायरेक्शन में इंपल्स को पास करती है, इसकी वजह से। और लास्ट है ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ ये स्टेट करता है कि जब भी किसी नर्व फाइबर्स को आप स्टिम्युलेट करेंगे तो या तो वो रिस्पॉन्स देगा या तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसका क्या मतलब? अगर थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी है, उतनी स्ट्रेंथ है, तो ही वो रिस्पॉन्ड देगा। अगर थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी है, कम स्ट्रेंथ है, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं देगा। इसको कहते हैं ऑल और नन लॉ।